गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 4 का टॉपिक है। ये आपके लास्ट यूनिट का टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। बुलियन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम और मिनिमम एंड मैक्सिमम टर्म्स ऑफ पीओएस एंड एसओपी आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसमें पढ़ते हैं बुलियन थ्योरम क्या है। कंप्यूटर के परिपथ मानव के मस्तिष्क का अनुसरण करते हैं। जैसे कंप्यूटर जो होता है, जो कार्य करता है, वो मानव के मस्तिष्क के अनुसार ही कार्य करता है। जो इसमें प्रयुक्त तर्क सांकेतिक द्विआधारी तर्क के रूप में होते हैं। इसमें द्विआधारी यानी दो ही आधार के तर्क होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था उस वक्त 0 एंड 1। द्विआधारी तर्कों का बीजगणित सामान्य बीजगणित से भिन्न होता है। यह द्विआधारी तर्कों के बीजगणित को क्या कहते हैं? बूलीय बीजगणित कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। द्विआधारी चरों को अक्षर A, B, C, D आदि द्वारा व्यक्त करते हैं और इन चरों के केवल दो ही मान होते हैं, 1 और 0, जो सामान्य के लिए जैसे सत्य और असत्य 1 0, या हम बोल सकते हैं इसको सत्य असत्य या हाँ और नहीं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिपथों में ये भिन्न वोल्टता स्तर जैसे 1 है उच्च वोल्टता स्तर, 0 निम्न वोल्टता स्तर आदि की उपस्थिति या अनुपस्थिति, 1 उपस्थित 0 अनुपस्थित, ऑन ऑफ 1 ऑन ऑफ अवस्था से प्रतिरूपित होते हैं। ठीक है, यानी कि इनसे द्वारा दर्शाया जाता है। तो सामान्य बीजगणित के 3 नियम बूलिय बीजगणित में 3 सामान्य मैथमेटिक्स में जो 3 नियम होते हैं वही बूलिय बीजगणित में भी मान्य होते हैं, जिनमें से पहला नियम है क्रम विनिमय नियम, जिसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। तो और एंड गेट में निवेशों में के क्रम में अगर हम परिवर्तन कर दें तो आउटपुट में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर और गेट में पहले हमने A दिया, A प्लस B, तो हम देखते हैं हमें B प्लस A प्राप्त होगा, या फिर A डॉट B बराबर होगा B डॉट A। यानी कि अगर हम क्रम विनिमय परिवर्तन कर दें, यानी कि इनके क्रम को परिवर्तित कर दें, A को B की जगह, B को A की जगह, तो भी उसके आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमें वही प्राप्त होता है। जैसे कि यानी 1 + 1 बराबर क्या होगा? 1 ही होगा। अगर हम इसमें क्रम चेंज कर देंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। यानी कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, सेकंड है एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य नियम। साहचर्य नियम के अनुसार बूलिय व्यंजक में चर किसी भी अनुक्रम में समूहित हो, उनके निर्गत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि निवेश में किसी प्रकार से भी इनको दो को जोड़कर बनाया जाए, जैसे और संक्रिया के लिए देखें, और संक्रिया क्या होती है? A + B + C। तो अगर हम पहले B + C को जोड़ें फिर A में जोड़ें, या फिर पहले हम A + B को जोड़ें फिर C जोड़ें, लेकिन जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो समान प्राप्त होता है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इसी प्रकार से एंड संक्रिया में चाहे हम B और C को पहले मल्टीप्लाई करके फिर A को करें, या AB को मल्टीप्लाई करके फिर C को करें, हमें आउटपुट समान प्राप्त होता है। थर्ड जो नियम है वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि वितरण नियम। तो इस नियम के अनुसार समूह को वितरित करने पर जो बूलिया व्यंजक है वो उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि यदि A B + C है जैसे, तो यदि हम B + C को पहले ऐड करके फिर A से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम क्या करें, पहले A को B से मल्टीप्लाई करें फिर A को C से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको ऐड करें, तो भी हमें आउटपुट क्या समान प्राप्त होता है। तो ये क्या कहलाता है? वितरण नियम कहलाता है। या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं हम, यदि A को पहले A से मल्टीप्लाई करें फिर B को C से मल्टीप्लाई करके फिर इनको आपस में जोड़ें, या फिर पहले A + A और B को जोड़कर A और C को जोड़कर फिर मल्टीप्लाई करें, तो भी हमें आउटपुट समान प्राप्त होता है। तो ये 3 नियम थे। अब इसके बाद सेकंड है जो है एकल चर का नियम। तो इसमें एकल चर के आधारभूत नियम ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले और संक्रिया के लिए, और संक्रिया के लिए हम देखते हैं, तो यदि A में 0 को जोड़ें, ठीक है, तो भी हमें A प्राप्त होता है, और A में अगर हम 1 को जोड़ें तो हमें 1 ही प्राप्त होता है। कैसे? देखो बच्चों, A + 0 = A, यानी कि अगर A की जगह 0 हो तो 0 + 0 भी हमें 0, यानी कि A ही प्राप्त हुआ। A की जगह 1 हो तो 1 + 0 भी हमें 1, यानी कि हमें क्या प्राप्त होता है? A + 0 हमेशा A ही प्राप्त होता है। अब अगर A + 1 हो तो हमें हमेशा 1 प्राप्त होता है। कैसे? A + 1 = 1, यदि A की जगह 0 हो तो भी 1 प्राप्त होगा, A की जगह 1 हो तो भी हमें 1 ही प्राप्त होता है। यानी कि A + 1 = हमेशा 1 ही रहता है। A + A = A, यानी कि A + A = A। तो अगर A की जगह 0 हो तो 0 + 0 0, A की जगह 1 हो तो 1 + 1 1, यानी कि A + A हमेशा A ही
रहता है। और a प्लस ए बार का मतलब a का उल्टा व्युत्क्रम बराबर हमेशा क्या होता है 1 होता है। कैसे a प्लस ए बार इज इक्वल टू हमेशा 1, जैसे a की जगह 0 है तो a बार की जगह क्या होगा 1, तो 0 प्लस 1 हमेशा 1 आएगा। ऐसे a की जगह 1 है तो a बार की जगह क्या होगा 0, तो भी क्या प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा। तो यानी कि a प्लस ए बार भी हमेशा 1 ही होता है। सेकंड है एंड संक्रिया, एंड रूल। एंड रूल हमारा क्या कहता है कि जब a को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। देखो a को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो यानी कि a को 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। a को 1 से मल्टीप्लाई करने पर a ही प्राप्त होता है। 0 ले हम a की जगह तो 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 1, यानी कि a ही प्राप्त होता है। यानी कि a इंटू 1 हमेशा a प्राप्त होता है। a इंटू ए भी क्या होता है a होता है, तो a इंटू ए बराबर a, तो यानी कि 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो यानी कि a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये आएगा a इंटू ए बार, कि a इंटू ए बार इक्वल टू हमेशा क्या होता है 0, यहाँ बार लगा लेना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो यानी कि a इंटू ए बार इज इक्वल टू हमेशा क्या रहता है 0, क्योंकि 0 तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, 1 तो इसका व्युत्क्रम 0 तो भी हमेशा 0, तो यानी a इंटू ए का बार हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री रूल जो कि क्या है a बार बराबर a, यानी कि a का जो a बार पूरक क्या होता है a, यानी कि 0 का 1 और 1 का 0। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन रूल, अवशोषण नियम। अवशोषण नियम क्या कहलाता है, a प्लस ए बी, तो हम इसको क्या लिखें, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा a, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी क्या होता है 1। अभी हमने इस नियम में पढ़ा जैसे a प्लस 1 हमेशा 1 होता है, तो 1 प्लस बी भी क्या होगा 1, तो a इंटू 1 क्या होगा a, तो यानी कि a प्लस ए बी हमेशा क्या होगा a ही होगा। इसी प्रकार से सेकंड, यदि a प्लस ए बार भी है तो हम इसको लिख सकते हैं a को, ये a इसके साथ 1 प्लस बी का मान क्या होता है 1 ही होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि मान लिया हमने इसके साथ 1 है तो ये a, और इस 1 की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस बी प्लस ए बार b। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a, फिर इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए बार b। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राप्त होगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ये यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, ये a, यहाँ से b कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा a प्लस ए बार, और a प्लस ए बार क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस b। ठीक है, तो यानी कि a प्लस ए बार भी हमेशा क्या होता है a प्लस b होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें a प्लस ए बी बार, तो a कॉमन एक a और 1 के साथ 1 की जगह क्या लिख देंगे वही 1 प्लस बी और ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी बार। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा b प्लस बी बार, और b प्लस बी बार का मान क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा a प्लस ए, और a प्लस ए इक्वल टू क्या होता है a, तो यानी कि हमारे पास प्राप्त होगा a प्लस ए बी बार का बराबर a होता है। इसी प्रकार से a प्लस बी ए प्लस सी। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a को a से ए, फिर a को c से तो ए सी, फिर a को b से ए बी, फिर b को c से बी सी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राप्त होगा a इंटू ए क्या हो जाएगा ए सी ए बी बी सी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा a कॉमन होने के बाद 1 प्लस सी, ऐसे ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो हो जाएगा a सी प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस ए बी, और ये प्लस आएगा यहाँ पर प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ वापस से यहाँ से कॉमन लेंगे a, तो a कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस बी सी, 1 प्लस बी फिर 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस बी सी। तो यानी कि हम लिख सकते हैं a प्लस सी बराबर क्या होता है a प्लस बी सी। तो ये थी हमारी बूलियन थ्योरम्स। अब हम देखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है। यह प्रमेय किसी भी बूलिय व्यंजक को प्रतिलोमित करने के लिए क्या की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। इस प्रमेय में बूलिय बीजगणित में विद्यमान द्वैती सिद्धांत यानी ड्यूलिटी प्रिंसिपल भी इसमें व्यक्त किया जाता है, अर्थात पूर्ण बीजगणित यानी और प्लस नॉट मिलकर क्या बनाता है नॉर। मैंने आपको ये पहले बताया था। संक्रिया से या एंड प्लस नॉट यानी कि नैंड, एंड और नॉट मिलकर क्या बनाते हैं नैंड संक्रियाओं से व्युत्पन्न किया जाता है, यानी कि नॉर को नॉट में, नॉर को नैंड में
और नैंड को नॉर में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो कैसे, किन्हीं भी दो या दो से अधिक एंड संक्रियात्मक चरों का प्रतिलोम उन चरों के पूरकों की यानी कि प्रतिलोमों का और संक्रिया के तुल्य होता है। अर्थात ए बी सी डी, ये क्या है इनका ए बी सी डी एंड और इनका प्रतिलोम यानी कि क्या हो गया नैंड। तो इनका जो ये जो होता है ना, ये बराबर होता है प्रत्येक के प्रतिलोम का योग यानी और संक्रिया। यानी कि अगर ए बी बार है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, यही डी मॉर्गन थ्योरम है। यदि ए बी सी बार है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। यानी कि ये एंड का जो प्रतिलोम है वो प्रत्येक के प्रतिलोम का और प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इसका व्युत्क्रम भी होता है कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक और संक्रियात्मकों का पूरक यानी प्रतिलोम उन चरों के पूरकों की एंड संक्रिया के तुल्य होता है। यानी कि ये तो जिस प्रकार से एंड का प्रतिलोम हमें क्या प्राप्त होता है और, उसी प्रकार से और का प्रतिलोम यानी ए प्लस बी का बार है तो ये प्राप्त होगा ए बार इंटू बी बार। ठीक है, तो यानी कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये क्या कहलाती है, डी मॉर्गन थ्योरम कहलाती है। डी मॉर्गन थ्योरम को परिपथ के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि ये है हमारा क्या है एंड गेट, यानी कि ए बी सी ये इसके निवेश हैं तो आउटपुट में क्या प्राप्त होगा हमें ए बी सी अप टू सॉन। और यहाँ पर ये है ये क्या बता रहा है नॉट, यानी कि पूर्ण नैंड को बता रहा है मतलब इसका प्रतिलोम। ठीक है, तो इसका जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होना चाहिए ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डी मॉर्गन थ्योरम से। तो ए बार यानी कि ए पर पहले नॉट ए बार, फिर बी पर नॉट बी बार, फिर सी पर नॉट सी बार और फिर इनको और गेट लगा देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अप टू सॉन। तो ये इनको परिपथ के रूप में व्यक्त किया गया डी मॉर्गन प्रमेय को। इसी प्रकार से जो इनका और गेट है ए बी सी इन पर नॉर गेट का प्रयोग किया जाए यानी कि पहले और यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और इन पर फिर नॉट लगाया गया है यानी कि इनका बार। तो ये किसके बराबर होगा ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डी मॉर्गन थ्योरम से। तो इसको व्यक्त करेंगे पहले ए पर नॉट यानी ए बार, फिर बी पर नॉट बी बार, फिर सी पर नॉट सी बार और फिर इनका एंड यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये डी मॉर्गन थ्योरम को व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम टर्म्स, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट पद। तो सबसे पहले हम देखते हैं निम्निष्ट पद यानी मिनिमम टर्म्स क्या होते हैं। यह किसी निकाय में विद्यमान सभी चरों या लेटरों का गुणनफल होता है। यानी कि किसी भी निकाय में जितने भी लेटर हैं उन सभी का क्या होता है गुणनफल होता है। इसमें सभी चर सीधे ही या तो सीधे ही लिखे जाते हैं या फिर बार के साथ व्यक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम टर्म। मैक्सिमम टर्म क्या होती है, किसी भी व्यंजक या निकाय का उच्चिष्ट पद उस निकाय में प्रयुक्त सभी चर राशियों का योग होता है। यानी कि योग होता है तो वो मैक्सिमम टर्म और अगर गुणनफल होता है तो वो क्या होता है मिनिमम टर्म। ये बात ध्यान रखना, अगर सभी चर राशियों का योग है तो वो मैक्सिमम टर्म को व्यक्त करता है और अगर सभी चर राशियों का गुणनफल है तो वो मिनिमम टर्म को व्यक्त करता है। तो और ये भी सभी राशियाँ या तो बार या बिना बार के प्रयुक्त होती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है एक ए बी प्लस सी का निम्निष्ट पद ज्ञात कीजिए। निम्निष्ट पद मतलब कि उन सभी चर राशियों का गुणनफल। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, देखो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि इस समीकरण में ए बी और सी कितने चर हैं, 3 है ए बी और सी। ठीक है, साथ ही प्रथम पद में ए व बी उपस्थित है, इस फर्स्ट पद में ए बी है सी नहीं है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए बी है ठीक है और सी नहीं है तो सी को किस प्रकार से एक्स के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जबकि सी नहीं है इसलिए हम इसमें एक्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स के 2 मान संभव है, या तो सी या सी बार, इसलिए हम इस फर्स्ट पद के 2 बार हो सकते हैं, या तो ए बी सी या फिर ए बी सी बार। ठीक है, अब द्वितीय पद में केवल सी है जबकि इसमें ए और बी उपस्थित नहीं है, क्योंकि टोटल तो कितने चर हैं 3, ए बी और सी 3 चर हैं टोटल, जिसमें फर्स्ट पद में सिर्फ ए बी है सी नहीं है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ए बी एक्स। अब एक्स के 2 मान हो सकते हैं, या तो सी हो एक्स की जगह या क्या हो सी बार होते हैं, यानी कि 2 पद होंगे, या तो ए बी सी या फिर ए बी सी बार,
ये तो फर्स्ट पद की बात हुई, ठीक है। अब सेकंड पद क्या है, सी है सेकंड पद। तो सेकंड पद में भी दो चर नहीं है, ए और बी दोनों ही नहीं है, तो यानी कि हम ए और बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई और सी, ठीक है। तो वही एक्स की जगह दो हो सकते हैं, या तो ए और ए बार, ऐसे ही वाई की जगह भी बी और बी बार, दो पद हो सकते हैं। सी की जगह तो सी रहेगा, तो यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स वाई के दो पदों के लिए दो चर मान है, तो ए बार बी बार यदि एक्स बार, या फिर पहले ए बार बी, ए बी बार और ए बी, इस प्रकार से चार मान हो सकते हैं इसके, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बी बार सी और ए बी सी। तो अगर हम इन सभी को जोड़ें, पहले फर्स्ट पद के लिए ए बी सी बार ए बी सी, फिर सेकंड पद के लिए ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बी बार सी और ए बी सी, तो ये इसका क्या कहलाता है, निम्निष्ठ कहलाता है, मिनिमम टर्म कहलाती है। इसी प्रकार से उच्चिष्ट अगर तुमसे ज्ञात कराएं, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी का उच्चिष्ट पद ज्ञात कराएं, तो उच्चिष्ट के लिए इनका क्या करेंगे, योग करेंगे। अभी इसमें तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था, फिर बाद में सबको ऐड कर दिया था, अब इसमें हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो वही इसमें भी कितने चर हैं, ए बी और सी, तीन चर हैं। चर ए के साथ, फर्स्ट वाले इसमें पद में ए के साथ बी और सी नहीं है, तो वही, तो ए के साथ एक्स और वाई। अब क्योंकि उच्चिष्ट के लिए मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यानी कि ए प्लस एक्स प्लस वाई, तो कितने मान हो सकते हैं, एक तो ए प्लस बी बार सी बार, ठीक है, फिर ए प्लस बी बार सी, या फिर ए प्लस बी प्लस सी बार, या ए बी प्लस सी, ये मान इसके क्या हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं। तो समीकरण के द्वितीय पद, अब सेकंड पद क्या है, बी प्लस सी, इसमें क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ए की अनुपस्थिति में भी इसका क्या मान हो सकता है, एक्स प्लस बी प्लस सी। अब एक्स के कितने मान हो सकते हैं, वही ए और ए बार, तो इसलिए इसके भी कितनी टर्म बनेंगी, दो टर्म बनेंगी, कौन कौन सी, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब इन सभी उच्चिष्ट पद के योग को क्या कर देंगे, हम गुणनफल में लिखते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ ए डॉट बी प्लस सी क्या प्राप्त हो जाएगा, इतने जितने भी हमारे पास पद प्राप्त हुए हैं, ये 1 2 3 4 ये और 5 6, इन सभी का गुणनफल, तो इन सभी का क्या कर देंगे, हम गुणनफल करेंगे, तो हमें ये पद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सत्यता सारणी का उच्चिष्ट और निम्निष्ठ पद ज्ञात करो। तो सबसे पहले निम्निष्ठ पद, इन सभी का निर्गत, जिनका भी निर्गत क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक है, वो तो क्या होंगे, उन सभी, क्योंकि इन सभी पदों को जोड़ने पर जिनका निर्गत क्या हो, 1 प्राप्त हो, वो क्या प्राप्त होते हैं, निम्निष्ठ होंगे। और जो इनके पद, जिनके चरों के पदों को गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, वो क्या होंगे, उच्चिष्ट पद होते हैं। तो 1 देखो, 1 इसके और इसके प्राप्त हुए, ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया ए बी और ये सी बार, सी और 0 को किससे लिखते हैं, सी बार से व्यक्त करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी सी बार, तथा एक दूसरा यहाँ पर भी 1 है, यानी कि हो गया ए 0 है, तो यानी कि क्या हो गया, ए बार, ये बी 1 है क्योंकि, और 0 है, तो ये क्या हो गया, सी बार, तो ये क्या हो जाएगा, इस निम्निष्ठ ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी बार। अब उसी प्रकार से उच्चिष्ट पद, उन सभी पदों के पदों का गुणनफल जिनका आउटपुट क्या हो, 0 हो, तो आउटपुट देखो किस किस का 0 है, इसका और इसका, ठीक है, तो वही ए, अब क्योंकि इसमें 0 प्राप्त होता है ना, तो अब उच्चिष्ट के लिए जहाँ पर 1 होगा वो बार में आएगा, तो ए बार बी सी बार, ठीक है, और ये हो जाएगा ए बार बी सी, ठीक है, तो ये इसके प्राप्त होंगे मान, ए बार प्लस बी सी बार और ए प्लस बी बार सी बार, और ये इनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो थे मिनिमम टर्म्स एंड मैक्सिमम टर्म्स। अब हम देखते हैं योग का गुणन या गुणन का योग, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम POS या सम ऑफ प्रोडक्ट SOP। तो सबसे पहले देखते हैं योग का गुणन यानी प्रोडक्ट ऑफ सम POS क्या होता है। यदि सभी उच्चिष्ट पदों का गुना किया जाए या उनका एंड किया जाए तो इससे प्राप्त समीकरण को क्या बोलते हैं, POS कहते हैं, तथा के मैप में इसे किसे व्यक्त करते हैं, 0 से व्यक्त करते हैं कि सभी उच्चिष्ट पदों का गुना, ये उच्चिष्ट पद हैं, उन सब का गुना करने पर
जो समीकरण प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, पीओएस कहते हैं। अब गुणन का योग सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, यदि सभी निम्नलिखित पदों का जोड़ किया जाए, ठीक है, तो उनको और किया जाए यानी कि तो प्राप्त जो समीकरण होगी वो क्या कहलाती है, एसओपी कहलाती है। और इसको के मैप पर किसे 1 से व्यक्त करते हैं। तो जैसे ये है, तो इसमें निम्नलिखित पद, इसके लिए क्या होगा, निम्नलिखित के लिए ये ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, जबकि उच्चिष्ट के लिए क्या होगा, ए निम्नलिखित के लिए तो 0 जो भी आता है ना उसके लिए बार लगता है, और उच्चिष्ट के लिए 1 जहाँ आता है ना वहाँ पर बार लगता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये इसके लिए हो जाएगा ए बार, बी बार, सी बार, डी बार। ये क्या हो जाएगा, ए बार, बी बार, सी बार, डी, ए बार, बी बार, सी, डी बार, ए बार, बी बार, सी, डी, ए बार, बी, सी बार, डी बार। तो इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। अब उच्चिष्ट के लिए क्या होगा, उच्चिष्ट के लिए क्योंकि योग करते हैं तो 0 के लिए तो ये ए बी सी डी आएगा, लेकिन 1 के लिए ए बी सी डी बार। तो इस प्रकार से उच्चिष्ट पद लिख सकते हैं। तो 0 तो दर्शाने के लिए निम्नलिखित पद को उस अक्षर के ऊपर बार लगाकर तथा 1 के लिए बिना बार से निम्नलिखित में, परंतु उच्चिष्ट पद के लिए इसकी स्थिति क्या होती है, भिन्न होती है। तो ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। नीचे दी गई सत्यता सारणी के लिए गुणन का योग यानी एसओपी और पीओएस ज्ञात कीजिए। तो एसओपी और पीओएस ज्ञात करने के लिए तो एसओपी तो क्या है, निम्नलिखित पद के लिए यानी कि y इक्वल टू क्या देखते हैं हम 1। तो जहाँ जहाँ y इक्वल टू 1 है वो किसको व्यक्त करेंगी, एसओपी को, ठीक है। तो 1 के लिए, और एसओपी में ये कि 0 किसको व्यक्त करता है, बार को, तो यानी कि ए बार, बी बार, सी बार, ठीक है। अब 1 यहाँ है तो यानी कि ए बार, बी, सी, 1 यहाँ है तो हो जाएगा ए बार, ए, बी बार, सी, और लास्ट में ए बी सी। तो ये आउटपुट ये प्राप्त होगा एसओपी का। पीओएस के लिए जहाँ देखेंगे जहाँ क्या है, 0 है, उच्चिष्ट यानी 0 है, ठीक है। और इसमें जहाँ 0 होता है वहाँ नहीं, बार नहीं लगकर, जहाँ 1 होता है वहाँ लगता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बार, और 0 यहाँ है, यानी कि ए प्लस बी बार प्लस सी, ये रहा ए प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी, और ए बार प्लस बी बार प्लस सी। इसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, देख लेते हैं इसके सामने के टर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि किसी परिपथ के लिए गुणन का योग एसओपी तथा योग का गुणन पीओएस का समीकरण दिया हुआ है तो उस पद की सत्यता सारणी ज्ञात कीजिए। तो यानी कि एसओपी का मतलब आउटपुट क्या है, 1, पीओएस का मतलब क्या है, आउटपुट क्या है, 0 है। एसओपी का मतलब ये है ए बार, बी, सी बार, यानी कि ये तो 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पर इनकी सत्यता सारणी हम निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।